Hello students, let us begin with chapter 1 real numbers of class 10th. आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स कवर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो in class 9th you begin your exploration of the world of real numbers and encountered irrational numbers. क्लास 9th में आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, और यू नो द इरेशनल नंबर्स वेरी वेल. तो एक्चुअली रियल नंबर्स हैज़ टू टाइप्स. एक मिनट. तो real numbers has two types. First type is rational and another type is irrational. And we know the decimal expansion of rational numbers as well as irrational numbers. हम रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन भी जानते हैं. आपको पता होगा रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग, या फिर वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग but repeating. And decimal expansion of irrational number is, irrational number का जो decimal expansion होता है which is non terminating and non repeating. ओके, चलिए ये तो आपको पता है. ठीक है, क्योंकि हम क्लास 9th में ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब ये रियल नंबर्स होते क्या हैं? एक्चुअली रियल नंबर्स आर ऑल नंबर्स दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन एन इनफाइनाइट नंबर लाइन. रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम इनफाइनाइट नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं. अब आपको पता है ना इनफाइनाइट नंबर लाइन मीन्स, हमने ये क्लासेस में पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में. देखिए सबसे पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नंबर लाइन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ये हमारी है इनफाइनाइट नंबर लाइन. ठीक है, इट इज़ इनफाइनाइट नंबर लाइन. और इस नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर सकते हैं ऑल द रियल नंबर्स. हम सभी रियल नंबर्स को इस पे प्लॉट कर सकते हैं. आपको पता है यहाँ पे ये 0. राइट हैंड साइड वी विल टेक पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. मतलब द सेम पैटर्न कंटिन्यूज, आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 वी विल टेक नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो ये हमारी है इनफाइनाइट नंबर लाइन. एंड वी कैन ऑल्सो सेड रियल नंबर लाइन. हम इसको रियल नंबर लाइन भी कहते हैं. तो इस नंबर लाइन पर हम सभी रियल नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो अच्छा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है सबसे इम्पॉर्टेंट है टू कॉन्सेप्ट. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर. ठीक है,
और विच इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे बेस्ड है। पॉजिटिव इंटीजर्स यू नो, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स इस नंबर लाइन पे आप देख रहे हो ये 1 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स। हम इन्हें नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो जो हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ बेस्ड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड द टू कॉन्सेप्ट्स नेम इज, पहला है यूक्लिड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम and fundamental theorem of arithmetic and fundamental theorem of arithmetic। ठीक है, तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, हम ये जानेंगे। देखिए, ठीक है, अब ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कहता क्या है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वर्बली बता दूं। इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर स्मॉल आर दैट इज स्मॉलर देन बी। तो मुझे ये लिखना होगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, मैं सबसे पहले उसकी डेफिनीशन लिख रहा हूँ। क्या है ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम सेज दैट any positive integer small a can be divided एक मिनट, can be एक मिनट, Euclid's division algorithm says that any positive integer a can be कहाँ कर्सर कहाँ चला जाता है यार, a can be divided by another positive integer
b in such a way, sorry, in such a way in such a way that it leaves it leaves a remainder small r that is smaller than small b। अब इसका मतलब समझो, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था डेफिनेशन को। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम सेज दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर a, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b in such a way that it leaves a remainder small r that is smaller than b। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉल a एंड अनदर वन इज स्मॉल b, इफ यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अब इनमें से कोई भी ग्रेटर हो सकता है, कोई भी स्मॉलर हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि दोनों सेम हो। ठीक है, क्योंकि टू पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है कि a आपका ग्रेटर हो, a इज़ ग्रेटर देन b, या फिर ये भी हो सकता है b इज़ ग्रेटर देन a। हाँ, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर a इज़ इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर b। ठीक है, लेकिन यूक्लिड ने ये बताया था कि अगर हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, और अगर हम a में b का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा स्मॉल r, जिसकी वैल्यू स्मॉल b से छोटी होगी। लिखा है ना स्मॉल r दैट इज़ स्मॉलर देन b। जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र से स्मॉलर होगा। एक्चुअली आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू आप स्मॉल a जो है ना, आप कर क्या रहे हैं? आप एक्चुअली स्मॉल a डिवाइडेड बाई स्मॉल b कर रहे हैं। स्मॉल a डिवाइडेड बाई स्मॉल b। स्मॉल a आपका पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉल b भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है। आपने किया क्या है? a डिवाइडेड बाई b। तो a आपका है डिविडेंड एंड b इज़ डिवाइज़र। तो जो भी रिमाइंडर आएगा जैसा कि इसमें दिया गया है, ठीक है, रिमाइंडर इज़ स्मॉल r, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर डिवाइज़र से स्मॉलर होगा। मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, रिमाइंडर मीन्स स्मॉल r विल बी लेस देन स्मॉल b। ठीक है, डिवाइज़र से स्मॉलर होगा। और ऐसा होता है, देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। Suppose we have two positive integer. Let us consider a is equal to 17 and b is equal to 5. b is equal to 5.
एंड इफ़ यू डिवाइड 17 बाई 5, अगर आप 5 का डिवाइड करते हैं 17 में, तो 5 3s are 15 एंड रिमाइंडर इज 2। और जो हमारा ये 2 है ना रिमाइंडर, विच इज़ लेस देन डिवाइज़र, एंड डिवाइज़र इज़ 5। नाउ यू कैन सी रिमाइंडर 2 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ पर एंड यू नो वन रूल, आपको एक रूल पता है, एक रूल है, देयर इज अ रूल, डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient plus remainder। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रूल होता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा डिविडेंड कितना है, हियर डिविडेंड इज 17 इज इक्वल टू डिवाइजर इज 5 मल्टीप्लाई क्वोशंट इज 3 प्लस रिमाइंडर इज 2। ठीक है, एंड 2 इज लेस देन 5। ठीक है, तो इट इज द रूल ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है, जो आपका रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होती है या 0 से ग्रेटर होती है, बट इट इज लेस देन डिवाइजर, लेकिन ये डिवाइजर से स्मॉलर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, अभी जो मैंने आपको बताया था, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने आपसे बोला था कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में ये बताया गया है कि इफ़ वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, एंड इफ़ यू ए डिवाइडेड बाई बी, अगर आप ए को बी से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशंट मिलेगा स्मॉल q एंड यू विल गेट द रिमाइंडर स्मॉल r। तो हाउ टू रिप्रेजेंट, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड मीन्स a इज इक्वल टू डिवाइजर मीन्स b मल्टीप्लाई क्वोशंट मीन्स q प्लस रिमाइंडर स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। रिमाइंडर जो होता है ना वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होता है, बट इट इज़ लेस देन डिवाइज़र, लेकिन डिवाइज़र से स्मॉलर होता है। ठीक है, तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। लेकिन अब यहाँ जानने वाली दो बातें हैं, जो आपका डिविडेंड है ना, डिविडेंड यानी ए कैन बी ग्रेटर देन डिवाइज़र, मतलब ए की वैल्यू बी से ज़्यादा भी हो सकती है और ए की वैल्यू बी से कम भी हो सकती है। अब हम दोनों कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड इफ़ ए इज़ लेस देन बी,
चलो एक एक वैल्यू लेते हैं। इफ़ a is equal to, if a is equal to 15, if a is equal to 15 and b is equal to 3, b is equal to 5, if a is equal to 15 and b is equal to 5, तो according to Euclid's division algorithm, how to write? तो dividend means a is equal to divisor multiply quotient plus remainder. तो at the place of dividend we will write 15 is equal to, divisor is 5, how many times? 5 3 जा 15 plus remainder is 0. ठीक है। and what if a is equal to 5 and b is equal to 15? क्या होगा अगर a की वैल्यू 5 है और b इज इक्वल टू 15 है? अब इसको हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में? तो डिविडेंड इज a, यानी दैट इज 5 इज इक्वल टू डिवाइजर मीन्स 15 मल्टीप्लाई क्वोशंट। अब हमें क्वोशंट के प्लेस पे मालूम है क्या लिखना है? 0 प्लस रिमाइंडर इज 5। अब हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो कि ये आपने क्या किया है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली जो हमारा डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड का मीन्स होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ कितनी है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं बोल देता हूँ डिविडेंड के प्लेस पे कि मेरे पास हैं 15 चॉकलेट्स, ठीक है। एंड डिवाइजर का मीन्स होता है आप कितने लोगों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो बाय द वे, अगर मैं डिवाइज़र के प्लेस पे लिख लूँ कि मैं डिवाइज़र के प्लेस पे लिख लेता हूँ 5, मैं 5 लोगों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। क्वोशंट, अब आता है क्वोशंट का मीन्स होता है कि सभी को कितना कितना शेयर किया गया है, मतलब कितना पार्ट मिल रहा है हर किसी को, ठीक है। मतलब कि कितना पार्ट हर एक पर्सन को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 15 चॉकलेट्स हैं जिसको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 5 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हर पर्सन को कितना मिलेगा? 3 चॉकलेट्स मिलेगा हर पर्सन को। और बात रही रिमाइंडर की, अब हमारे पास चॉकलेट बचेगी? नहीं, चॉकलेट 0। मीन्स डिविडेंड का मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ कितनी है आपके पास। डिवाइज़र का मीन्स होता है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वोशंट का मीन्स होता है आप कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं टू ईच पर्सन, हर एक इंसान को। और रिमाइंडर मीन्स लास्ट में आपके पास क्या बचा, तो वो 0 है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी, हमने यहाँ पे ये देखिए ऐसे लिखा भी है, इसको आप देखो, ये मैं टिक लगा रहा हूँ। 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0। हमारे पास 15 चॉकलेट्स थी, 5 पर्सन्स थे और हर एक पर्सन को 3 चॉकलेट मिलेगी। ईच पर्सन विल गेट 3 चॉकलेट्स ना, एंड रिमाइंडर इज 0 एंड वी डोंट हैव चॉकलेट। अब हमारे पास एक भी चॉकलेट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं,
यानी नाउ वी हैव डिविडेंड 5 चॉकलेट्स। अब हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं एंड डिवाइज़र स्पेलिंग मिस्टेक, डिवाइज़र इज़ 15। यानी अब जो पर्सन है ना वो 15 पर्सन है, पर्सन्स। अब हमें 15 पर्सन्स को 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कोशेंट। अब मुझे पता है आप लोगों ने जैसे फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं कि अगर 15 पर्सन है एंड ईच पर्सन विल गेट 5 चॉकलेट्स हैं, 15 पर्सन्स हैं और हमें 15 पर्सन्स को 5 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5/15 5/15 यानी ईच पर्सन विल गेट 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3 पार्ट ईच पर्सन विल गेट 1/3 पार्ट। अब जिसको बात ये समझ में नहीं आ रही है आप ऐसे समझो, देखो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे नीचे आना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज चॉकलेट 1, सेकेंड चॉकलेट, थर्ड चॉकलेट, फोर्थ चॉकलेट एंड फिफ्थ चॉकलेट। वी हैव 5 चॉकलेट्स। अब हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। मैंने चेंज कर दिया है, पहले 15 थी तो हमारा डिविडेंड 15 था और नंबर ऑफ पर्सन 5 थे तो डिवाइज़र 5 था, कोशेंट 3 था क्योंकि ईच पर्सन विल गेट 3 चॉकलेट्स एंड रिमाइंडर विल बी 0। लेकिन अब मैंने उल्टा कर दिया है एंड नाउ डिविडेंड इज़ 5। अब हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं, हमारे पास 5 चीज़ें हैं एंड नंबर ऑफ पर्सन्स इज़ 15 और अब 15 लोग हैं और उनको इक्वल हमें चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो आपको तो पता है, अगर आप जानते हो तो आप क्या करोगे, इस चॉकलेट के 3 पार्ट्स करोगे, 3 इक्वल पार्ट्स। ये मैंने इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब मैंने जो ड्रॉ किया है वो शायद इक्वल चॉकलेट नहीं, बट कोशिश की आप समझना ज़रा। ये जो 5 चॉकलेट्स हैं ना, ऑल चॉकलेट्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज़, सभी का शेप और साइज़ सेम है और मैं सभी के 3 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ। और जब आप देखोगे टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वी हैव 15 पार्ट्स ना। तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा? ईच पर्सन विल गेट 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब चॉकलेट के 3 टुकड़े किए हैं आपने, उसमें से 1 टुकड़ा मिलेगा हर किसी को, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, यानी 1/3 पार्ट मिलेगा ना। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जब ये रूल लगाया है ना, डिविडेंड के प्लेस पे मैं टिक कर रहा हूँ, इट इज़ 5, डिविडेंड इज़ 5 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 0 मैंने लिखा है। अब यहाँ मैंने क्वोशिएंट के प्लेस पे 0 लिखा है
और जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर पर्सन को कितना मिल रहा है, 1/3। तो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे 0 के प्लेस पे 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 1/3 लिखूँगा तो भी देखिएगा 5 इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई, मैंने कोशेंट का मीन्स क्या बताया था, कोशेंट का मीन्स होता है शेयर, मतलब कि उसको कितना शेयर मिला है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1/3, अब प्लस रिमाइंडर के प्लेस पे हो जाएगा 0, क्योंकि 5 चॉकलेट्स हैं, 1/3 पार्ट ईच पर्सन विल गेट, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, अगर मैं इसको कैंसिल भी करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, ठीक है। इक्वल तो यहाँ पे भी आ रहा है, 5 इज इक्वल टू 15, 5 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 15 इंटू 0, ये वाला पार्ट, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा, 5 इज इक्वल टू 5। अब प्रॉब्लम ये है कि जो यूक्लिड थे ना, यूक्लिड जब कोई चीज़ शेयर करते थे, उन्होंने जब ये रूल बनाया था तो उन्होंने फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं ली थी, फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं ली थी उन्होंने, ठीक है। वो करते क्या थे कि मान लो, अब एक तरीका आपको बताता हूँ, कि मान लो उनके पास 17 चॉकलेट्स हैं और ये 5 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच पर्सन विल गेट 3, 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आएगा 2, 2 चॉकलेट बच जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि अगर सिर्फ 5 चॉकलेट्स हैं और 17 लोग हैं हमारे पास, 17 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो क्या करते थे, किसी को कुछ नहीं देते थे। कोशेंट इज़ 0, मतलब शेयर 0 हो गया, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, प्लस उनके पास 5 चॉकलेट्स पूरी की पूरी रहेंगी, रिमाइंडर इज़ 5। यानी कि अगर यूक्लिड जी के पास 17 चॉकलेट्स हैं और 5 पर्सन हैं, तो वो सभी को 3-3 चॉकलेट्स देंगे, तो 5 3 जा 15 होगा और रिमाइंडर आएगा 2, ये 2 वो अपने पास रख लेंगे। लेकिन अगर यूक्लिड जी के पास सिर्फ 5 चॉकलेट्स हैं और 17 पर्सन है, तो वो किसी को कुछ नहीं देंगे, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 0, वो शेयर करेंगे ही नहीं और पूरी की पूरी 5 चॉकलेट्स वो अपने पास रख लेंगे। अब ऐसा क्यों करते थे वो, अब मैं आपको बता दूं। अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कोशेंट की वैल्यू लिख दूंगा ना, अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में कोशेंट की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो हम HCF फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, HCF फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो हम ये पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ना, एक्चुअली इसका जो मेन जो वर्क है वो क्या है, वो है टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो ये करता क्या है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या करता है, तो ये इसका काम है टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव, ऊपर लिख रहा हूँ, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये HCF वाली बात बताता हूँ। HCF अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जब हम जूनियर क्लासेस में थे ना, तो HCF कैसे फाइंड आउट करते थे। इफ़ वी हैव 2 नंबर्स 5 and 15, 5 and 15 जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द HCF बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड।
सॉरी, तो हम क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, 5 3 जा 15, एंड इफ द रिमाइंडर इज 0, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। HCF इज 5। HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड यू नो द व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर? फैक्टर का मीन्स होता है, फैक्टर का मीन्स होता है एग्जैक्ट डिवाइजर, एंड एग्जैक्ट डिवाइजर का मीन्स होता है व्हेन द रिमाइंडर इज 0। एग्जैक्ट डिवाइजर का मीन्स होता है व्हेन द रिमाइंडर इज 0। तो 5 और 15 का जो HCF होगा वो 5 होगा। एंड नाउ यू कैन सी 5 का डिवाइड आप 5 में करोगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर इज 0, और 5 का डिवाइड 15 में करोगे, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज 0। ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हैं, देखिए अब यहां पे मैं आपको करके बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि अगर आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं और ये 5 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हर एक पर्सन को 3 चॉकलेट मिलेगी। 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आएगा 0। और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो जो आपका ये डिवाइज़र है, इट इज़ द HCF। अब यही हमारा है, ये हमारा है HCF ऑफ 5 एंड 15। लेकिन अब इसका उल्टा करते हैं। इफ़ वी हैव 5 चॉकलेट्स और 15 लोग हैं, ठीक है, 5 चॉकलेट्स हैं और 15 लोग हैं, तो अब मुझे पता है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी और मैंने हर एक चॉकलेट के 3 टुकड़े किए थे, तो हर एक पर्सन को मिलेगा 1/3। अब चलो मैं कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए 1/3। अगर सभी को 1/3 मिलेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब अब हमारा HCF क्या होगा, 15। मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर मैं क्वोशंट के प्लेस पे 1/3 लिखता हूँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यू पुट करता हूँ, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, लेकिन अब हमारा HCF क्या होगा, 15 होगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 15, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया ये 15 है ना, ये आपका एग्जैक्ट डिवाइज़र है, किसका, 5 और 15 का। तो 15 का डिवाइड 5 में नहीं हो पाएगा, आप खुद देखो, 15 का डिवाइड 5 में नहीं हो पाएगा। हाँ, 15 का डिवाइड 15 में हो जाएगा, बट 15 का डिवाइड 5 में नहीं होगा। और जबकि जो हम HCF फाइंड आउट करते हैं ना जब 2 नंबर्स का, तो वो जो HCF होता है वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है, उसका डिवाइड उन दोनों नंबर्स में होना चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ वाई यूक्लिड ने क्या किया कि कभी भी किसी चीज़ को फ्रैक्शन के फॉर्म में शेयर नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, इफ़ वी हैव 5 चॉकलेट्स, 15 पर्सन है, तो शेयर नहीं किया, मतलब क्वोशंट के प्लेस पे आएगा 0 प्लस रिमाइंडर, जब शेयर नहीं करेंगे तो 5 की 5 चॉकलेट्स उनके पास हैं। ठीक है, ओके। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम वी कैन फाइंड द HCF ना, हम HCF को फाइंड आउट करते हैं। अब another topic is fundamental theorem of arithmetic. Now we have another topic which is fundamental theorem of arithmetic. ठीक है। अब इसका मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? अब इसका मीन्स क्या होता है, एक्चुअली इट सेज
अब ये क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, मैं लिखता हूँ, इट सेज every composite number every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way. ठीक है, ओके। तो अब इसका मीन्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक्चुअली इट सेज दैट every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way. And you know the composite number क्या होते हैं? Composite numbers are those numbers which has more than 2 factors. जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4 आपका कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4 एंड 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 2 एंड 4। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। और हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है वो यूनिक होता है। अब यूनिक क्यों होता है उसका रीज़न बताते हैं। सपोज वी हैव अ नंबर 12। अब अगर आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3। वन मोर नंबर विच इज़ 30, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये जितने भी कंपोजिट नंबर हैं 12, 30, 100, 45, इन सभी के आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, ये सभी डिफरेंट है। यहाँ पर 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम आया है। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 1 टाइम, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45, 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम। तो कोई भी मैच नहीं करेगा। दैट इज़ वाई हम ये बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। यूनिक का मतलब आप जानते हैं ना, अनोखा, मतलब जो किसी से मैच ना करे। ठीक है, यूनिक वे। अब इट हैज़ 2 मेन एप्लीकेशंस। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके जो है ना 2 मेन एप्लीकेशंस हैं। क्या क्या मेन एप्लीकेशंस हैं? फर्स्ट इज प्रूविंग इरैशनैलिटी। जब हम इरैशनैलिटी प्रूव करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग डेसिमल एक्सपेंशंस व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ फ्रैक्शन p अपॉन q इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उस फ्रैक्शन का हम डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानने की कोशिश करते हैं। इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब मेरी बात फिर से सुनिए, ये जो आपका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसके 2 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट, प्रूविंग इरैशनैलिटी। हम इरैशनैलिटी प्रूव करने में इसका यूज़ करते हैं।
एंड सेकेंड थिंग, इफ़ वी हैव गिवन अ रैशनल नंबर, अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया गया है ना, मतलब कोई फ्रैक्शन दिया गया है, तो हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन पहचानते हैं कि जो हमको फ्रैक्शन दिया गया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, एंड यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने क्लास 9th में पढ़ा है ना, आपको अगर याद होगा कि इफ़ यू हैव गिवन फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको p अपॉन q के फॉर्म में दिया गया है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q आपका 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो यानी डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, और सिर्फ उसके बेस पे आप बता देते हो कि जो आपको गिवन है फ्रैक्शन वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कोशिश करो कि पूरा वीडियो देखो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा ना। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बार कि बेहतर से बेहतर आपको पढ़ा सकूँ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।